नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट संगीता सिंह और आप देख रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है, जमीन और उसके दस्तावेज। जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती, ये हमारी पहचान, हमारी मेहनत की कमाई और हमारे आने वाले कल की सुरक्षा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी इसी कीमती जमीन पर कोई और अपना हक जताने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपका सबसे बड़ा हथियार होते हैं जमीन के सही और पूरे दस्तावेज। ये कागजात सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि आपके मालिकाना हक का जीता जागता सबूत होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग जमीन तो खरीद लेते हैं या उन्हें विरासत में मिल जाती है, लेकिन वे उसके कागजात को लेकर उतने सजग नहीं रहते। कई बार दस्तावेज अधूरे होते हैं या फिर उनकी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास नहीं होती। यह छोटी सी लापरवाही भविष्य में एक बड़े विवाद का कारण बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में जज आपकी या किसी और की कहानी नहीं सुनते, वे सिर्फ सबूत देखते हैं। और जमीन के मामले में सबसे पुख्ता सबूत होते हैं उसके दस्तावेज। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी जमीन से जुड़े हर एक कागज को न सिर्फ संभाल कर रखें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से सही और अपडेटेड हैं। इस चर्चा में हम आपको उन 5 सबसे जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो किसी भी जमीन पर आपके मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनिवार्य हैं। हम यह भी जानेंगे कि अगर कोई आपकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करता है तो आपको बिना किसी लड़ाई झगड़े के कानूनी रूप से क्या कदम उठाने चाहिए। यह जानकारी आपको न सिर्फ जागरूक बनाएगी, बल्कि आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने की ताकत भी देगी। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए अपनी जमीन को सुरक्षित करने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। जब आपके पास सही जानकारी और सही दस्तावेज होते हैं तो कोई भी आपकी मेहनत की कमाई पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। हम एक एक करके हर दस्तावेज के महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवादों को सुलझाने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद आपको सशक्त बनाना है, ताकि आप बिना डरे और बिना किसी भ्रम के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। यह ज्ञान आपको आत्मविश्वास देगा कि आपकी जमीन हमेशा आपकी ही रहेगी, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की, खासकर जब मामला पैतृक यानी पुरखों की संपत्ति का हो। इस दस्तावेज को खतियान के नाम से जाना जाता है। खतियान एक ऐसा रिकॉर्ड है जो यह बताता है कि आज से कई साल पहले, यानी आपके दादा या परदादा के समय में, उस जमीन का मालिक कौन था। यह एक तरह से जमीन की जन्म कुंडली होती है, जिसमें उसकी पूरी वंशावली दर्ज होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जो आपको अपने पूर्वजों से मिली है, तो आपके पास उस जमीन का खतियान होना अनिवार्य है। ये दस्तावेज आपके हक का सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार होता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे खतियान की एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अदालत में फोटोकॉपी की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। जब भी आप कोर्ट में अपना दावा पेश करते हैं तो आपको खतियान की सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणित प्रति दिखानी पड़ती है। यह कॉपी आपको सरकारी रिकॉर्ड रूम या संबंधित विभाग से मिलती है, जिस पर सरकारी मुहर और अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। यही सर्टिफाइड कॉपी इस बात का सबूत होती है कि आपके पास जो जानकारी है वह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है और पूरी तरह से प्रामाणिक है। खतियान क्यों इतना जरूरी है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी दूर के रिश्तेदार ने आपकी पैतृक जमीन पर यह कहकर दावा कर दिया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की थी। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास खतियान की सर्टिफाइड कॉपी है तो आप आसानी से यह साबित कर सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उस जमीन के मूल मालिक आपके पूर्वज थे, न कि उनके। यह एक दस्तावेज ही सामने वाले के सारे दावों को खारिज करने के लिए काफी होता है। इसलिए अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो आज ही यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उसका खतियान है, और अगर नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।
यह दस्तावेज न केवल आपके मालिकाना हक को साबित करता है, बल्कि जमीन के बंटवारे के समय भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब परिवार में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, तो खतियान के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किस हिस्से पर किसका अधिकार होगा। यह दस्तावेज परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक स्पष्ट और निष्पक्ष आधार प्रदान करता है, जिससे भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के विवाद की संभावना कम हो जाती है। इसलिए खतियान को सिर्फ एक पुराना कागज न समझें, यह आपकी विरासत का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है, जिसे आपको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस जमीन की जिसे आपने या आपके माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। जब भी कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है, तो उसके लिए एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे केवाला या सेल डीड कहते हैं। यह दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत होता है कि आपने एक निश्चित रकम अदा करके उस जमीन को उसके पुराने मालिक से कानूनी तौर पर खरीद लिया है। इस दस्तावेज में बेचने वाले और खरीदने वाले का पूरा विवरण, जमीन की पूरी जानकारी जैसे कि उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी और बेची गई कीमत का उल्लेख होता है। सेल डीड या केवाला आपकी खरीदी हुई संपत्ति पर आपके मालिकाना हक का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जमीन बेचने वाला ही क्यों न हो, यह दावा करता है कि वह जमीन अभी भी उसकी है, तो आप सेल डीड दिखाकर अपने हक को साबित कर सकते हैं। यह दस्तावेज सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है, जिससे यह एक पक्का सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है। बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के जमीन की खरीद बिक्री को कानूनी रूप से पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप कोई जमीन खरीदें, तो यह सुनिश्चित करें कि उसकी सेल डीड ठीक से बनी हो और उसे रजिस्टर जरूर करवाया गया हो। कई बार लोग जमीन खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में कम कीमत पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, या फिर सिर्फ स्टैंप पेपर पर एग्रीमेंट करके रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, जो आपको भविष्य में भारी पड़ सकती है। एक अधूरा या गैर पंजीकृत दस्तावेज आपको मालिकाना हक नहीं दिलाता। अगर आपने पूरी कीमत चुका दी है, लेकिन सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो कानूनी तौर पर आप उस जमीन के मालिक नहीं माने जाएंगे। इसलिए हमेशा सही मूल्य पर स्टैंप ड्यूटी चुकाएं और अपनी सेल डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत करवाकर ही दम लें। ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन यह आपकी करोड़ों की संपत्ति को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है। सेल डीड के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप उस जमीन के पुराने सारे दस्तावेज भी बेचने वाले से जरूर ले लें। इसे लिंक डीड कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं, उसके पास वह जमीन कैसे आई थी। ये पूरी चेन ये साबित करती है कि जमीन का टाइटल यानी मालिकाना हक पूरी तरह से साफ है और उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। एक साफ सुथरी और रजिस्टर्ड सेल डीड आपको मानसिक शांति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपकी मेहनत की कमाई एक सुरक्षित निवेश में लगी है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। खतियान और सेल डीड के अलावा भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो जमीन पर आपके मालिकाना हक को साबित करने के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वह संपत्ति कैसे मिली है। इनमें से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है वसीयत। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जमीन या संपत्ति आपके नाम कर दी है, तो वह वसीयत आपके लिए मालिकाना हक का आधार बनती है। वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस वसीयत के आधार पर आप उस संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट से प्रोबेट लेना पड़ सकता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि वसीयत असली और कानूनी रूप से मान्य है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है गिफ्ट डीड या उपहार पत्र। कई बार लोग अपने जीवन काल में ही अपनी कोई संपत्ति अपने बच्चों या किसी प्रियजन को तोहफे के रूप में दे देते हैं। ऐसा करने के लिए एक गिफ्ट डीड बनवाई जाती है और उसे भी सेल डीड की तरह ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। एक बार जब कोई संपत्ति गिफ्ट डीड के जरिए किसी को दे दी जाती है, तो देने वाला व्यक्ति बाद में अपना मन नहीं बदल सकता। यह एक स्थायी हस्तांतरण होता है। अगर आपको कोई जमीन आपके माता पिता या किसी रिश्तेदार से तोहफे में मिली है,
तो आपके पास उस रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह एक और दस्तावेज होता है जिसे दान पत्र कहते हैं। कभी कभी सरकार या किसी संस्था द्वारा, जैसे कि भूदान आंदोलन के तहत, लोगों को जमीन दान में दी जाती है। अगर आपको इस तरह की किसी योजना के तहत जमीन मिली है तो आपको मिला हुआ दान पत्र या सरकारी आवंटन पत्र ही आपके मालिकाना हक का सबूत होता है। इन दस्तावेजों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके अधिकार का एकमात्र प्रमाण होते हैं। चाहे संपत्ति वसीयत से मिले, गिफ्ट में मिले या दान में, संबंधित दस्तावेज का सही और कानूनी रूप से पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के बारे में एक बात समान है, उनका कानूनी रूप से वैध होना। चाहे वह वसीयत हो, गिफ्ट डीड हो या दान पत्र, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके तैयार किया गया हो। उदाहरण के लिए, एक वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर इन प्रक्रियाओं में कोई कमी रह जाती है तो भविष्य में कोई भी इन दस्तावेजों को अदालत में चुनौती दे सकता है, जिससे आपका मालिकाना हक खतरे में पड़ सकता है। इसलिए संपत्ति किसी भी माध्यम से मिले, दस्तावेज हमेशा पक्के और कानूनी रूप से सही रखें। अब तक हमने उन दस्तावेजों की बात की जो आपके मालिकाना हक का यानी टाइटल को साबित करते हैं, लेकिन कानून में टाइटल के साथ साथ कब्जा भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको यह भी साबित करना होता है कि जमीन सिर्फ कागजों में ही आपकी नहीं है, बल्कि उस पर आपका वास्तविक कब्जा भी है। इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबूत होती है लगान की रसीद। लगान या लैंड टैक्स वह कर होता है जो जमीन के मालिक द्वारा सरकार को चुकाया जाता है। जब आप नियमित रूप से अपनी जमीन का लगान चुकाते हैं और उसकी रसीद अपने पास रखते हैं, तो यह इस बात का पक्का सबूत होता है कि सरकार आपको उस जमीन का मालिक मानती है और आपका उस पर कब्जा है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जमीन का लगान हर साल समय पर जमा करें और उसकी रसीद को एक फाइल में संभाल कर रखें। कई लोग सालों तक लगान जमा नहीं करते, जो एक बड़ी भूल है। अगर कोई विवाद होता है तो अदालत में आपसे हाल ही की लगान रसीद मांगी जाती है। अगर आपके पास कई सालों की पुरानी रसीदें भी हैं, तो यह आपके कब्जे को और भी मजबूती से साबित करता है। यह दिखाता है कि आप लंबे समय से उस जमीन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इसलिए लगान की रसीद को महज एक छोटी सी पर्ची समझने की गलती न करें। यह आपके कब्जे का एक शक्तिशाली हथियार है। लगान रसीद के साथ एक और बहुत जरूरी प्रक्रिया जुड़ी है, जिसे म्यूटेशन या दाखिल खारिज कहते हैं। जब भी कोई जमीन खरीदी जाती है या विरासत में मिलती है, तो सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़वाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में वह जमीन पुराने मालिक के नाम पर ही बोलती रहती है और लगान की रसीद भी उसी के नाम से कटती है। यह आपके लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि पुराना मालिक इसका फायदा उठाकर जमीन को दोबारा किसी और को बेच सकता है। इसलिए जैसे ही आप कोई जमीन खरीदें या आपको विरासत में मिले, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप तुरंत दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। एक बार जब आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, तभी आप अपने नाम से लगान की रसीद कटवा सकते हैं। दाखिल खारिज का रिकॉर्ड और आपके नाम से कटी हुई लगान की रसीद, यह दोनों मिलकर आपके मालिकाना हक और आपके कब्जे को अकाट्य बना देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जमीन न केवल कानूनी रूप से आपकी है, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी आप ही उसके मालिक के तौर पर दर्ज हैं। इन दस्तावेजों के बिना आपका दावा अधूरा माना जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। कई बार दबंग लोग या भूमाफिया किसी की खाली पड़ी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और या तो सीधे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं या फिर डरकर चुप बैठ जाते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर कोई आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बहुत ही शांति और समझदारी से काम लेना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, वह है किसी भी तरह के शारीरिक टकराव से बचना। लड़ाई झगड़ा करने से मामला और बिगड़ सकता है और आप पर ही कोई झूठा केस दर्ज हो सकता है। इसके बजाय आपको सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए।
अगर संभव हो तो दूर से ही कब्जा करने वाले लोगों की, उनके काम की और उनके वाहनों की वीडियो और तस्वीरें बना लें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है। इसके तुरंत बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे सेल डीड या खतियान, लगान की रसीद, दाखिल खारिज के कागजात की फोटोकॉपी का एक सेट तैयार करना है। इन दस्तावेजों के साथ आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज करानी है। अपनी शिकायत में पूरी घटना का विवरण दें और यह भी लिखें कि कब्जा करने वाले लोगों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और वे जबरदस्ती आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी एक रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें। ये इस बात का सबूत है कि आपने समय पर कानूनी मदद मांगी थी। कई मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और अवैध कब्जे को रोक देती है, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई करने में देरी करती है या आनाकानी करती है तो आपको तुरंत किसी अच्छे सिविल लॉयर यानी दीवानी मामलों के वकील से संपर्क करना चाहिए। आपका वकील आपकी तरफ से तुरंत कोर्ट में एक स्थगन आदेश यानी स्टे ऑन ऑर्डर या निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट से स्टे ऑन ऑर्डर मिलने के बाद कब्जा करने वाले लोग उस जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य या गतिविधि नहीं कर सकते। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कानून हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जिसके पास सही दस्तावेज और साफ टाइटल होता है। अगर आपके पास ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। पुलिस में शिकायत और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में केस, यही सही रास्ता है। किसी भी तरह की धमकी या दबाव में आकर अपनी जमीन छोड़ने की गलती कभी न करें। धैर्य और सही कानूनी सलाह से आप अपनी संपत्ति को किसी भी अवैध कब्जे से बचा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जमीन विवादों से जुड़े मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो निचली अदालतों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी 2008 का मामला। यह केस सिविल यानी दीवानी जमीन विवादों में एक मील का पत्थर माना जाता है। हर जमीन के मालिक और हर वकील को इस फैसले के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि जमीन विवाद के मामलों में आपको कोर्ट में किस तरह का केस फाइल करना चाहिए और अपने दावे को कैसे पेश करना चाहिए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 3 स्थितियों के बारे में बताया। पहली स्थिति यह है कि जब आपका जमीन पर मालिकाना हक यानी टाइटल और कब्जा दोनों साफ हैं और कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपके कब्जे में दखल दे रहा है लेकिन आपके टाइटल को चुनौती नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा का केस फाइल करना चाहिए ताकि कोर्ट उस व्यक्ति को स्थायी रूप से आपकी जमीन में दखल देने से रोक दे। आपको अपने टाइटल के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कब्जे का सबूत देना ही काफी होगा, जैसे कि लगान की रसीद। दूसरी स्थिति वह है जब आपके कब्जे पर तो कोई सवाल नहीं है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके मालिकाना हक यानी टाइटल पर ही सवाल उठा रहा है। उदाहरण के लिए कोई यह दावा कर रहा है कि आपके जमीन के कागजात नकली हैं या वह जमीन असल में उसकी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ निषेधाज्ञा का केस फाइल करना काफी नहीं होगा, आपको टाइटल की घोषणा के साथ साथ स्थायी निषेधाज्ञा का केस भी फाइल करना होगा। इसमें आपको कोर्ट के सामने अपने मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे सेल डीड या खतियान पेश करने होंगे और यह साबित करना होगा कि जमीन के असली मालिक आप ही हैं। तीसरी और सबसे जटिल स्थिति वह है जब जमीन पर न तो आपका कब्जा है और न ही सामने वाला आपके टाइटल को मान रहा है, यानी किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह खुद को मालिक बता रहा है। ऐसी स्थिति में आपको 3 चीजों के लिए केस फाइल करना होगा। पहला, टाइटल की घोषणा, दूसरा, कब्जे की वापसी और तीसरा, स्थायी निषेधाज्ञा। इस केस में आपको न केवल अपना मालिकाना हक साबित करना होगा बल्कि यह भी साबित करना होगा कि आपसे जमीन का कब्जा गलत तरीके से छीना गया है। ये फैसला हमें सिखाता है कि हमें अपनी स्थिति के अनुसार सही कानूनी रास्ता चुनना चाहिए। हमारे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी कई काम ज़बानी वादों और आपसी भरोसे पर होते हैं। कई बार लोग अपनी जमीन अपने किसी रिश्तेदार या गांव के किसी व्यक्ति को खेती करने या रहने के लिए ज़बानी तौर पर दे देते हैं।
यह भरोसा कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, लेकिन समय बदलने के साथ यही ज़बानी वादे अक्सर बड़े विवादों का कारण बन जाते हैं। जो व्यक्ति सालों से उस जमीन पर काबिज है, उसकी आने वाली पीढ़ियां यह मानने लगती हैं कि वह जमीन उन्हीं की है। वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें वह जमीन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, मालिकाना हक के साथ नहीं। यहाँ कानून का एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ लंबे समय तक किसी जमीन पर काबिज रहने से कोई उसका मालिक नहीं बन जाता। अगर किसी व्यक्ति के पास 50 या 100 साल से भी किसी जमीन का कब्जा है, लेकिन उसके पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज जैसे सेल डीड या खतियान नहीं है, तो वह कानूनी रूप से मालिक नहीं है। जमीन के असली मालिक के वारिस अगर उनके पास टाइटल के दस्तावेज हैं, तो वे कभी भी अपनी जमीन वापस लेने के लिए दावा कर सकते हैं। ज़बानी वादे या आपसी समझ की अदालत में कोई कानूनी अहमियत नहीं होती जब तक कि उसे दस्तावेजों का सहारा न मिले। कई बार लंबे समय से काबिज व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिकूल कब्जे का दावा करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए काबिज व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि वह पिछले 12 सालों निजी जमीन के मामले में या 30 सालों सरकारी जमीन के मामले में से बिना किसी रोक टोक के असली मालिक की जानकारी में और जमीन को अपना बताकर कब्जे में रहा है। सिर्फ शांतिपूर्वक कब्जे में रहना ही काफी नहीं है, उसे यह भी दिखाना होगा कि उसने असली मालिक के हक को खुलकर चुनौती दी थी। यह एक बहुत ही जटिल कानूनी प्रक्रिया है और इसमें सफलता मिलना आसान नहीं होता। इसलिए 2 बातें बहुत साफ हैं। पहली, अगर आप जमीन के मालिक हैं तो अपनी जमीन किसी को भी बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के इस्तेमाल के लिए न दें। अगर देना ही है तो एक लीज एग्रीमेंट या किरायानामा जरूर बनवाएं, चाहे किराया आप 1 रुपया ही क्यों न लें। यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके मालिकाना हक को स्वीकार कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप किसी की जमीन पर सालों से काबिज हैं, तो इस गलतफहमी में न रहें कि वह जमीन आपकी हो गई है। कानून हमेशा दस्तावेजों को मानता है, लंबे कब्जे को नहीं, जब तक कि उसे कानूनी रूप से साबित न किया जाए। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों, अवैध कब्जे से निपटने के तरीकों और कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो चीज है वह है आपकी अपनी जागरूकता और सतर्कता। कानून और दस्तावेज तभी आपकी मदद कर सकते हैं जब आप खुद अपनी संपत्ति के प्रति जिम्मेदार हों। सबसे पहली और जरूरी सलाह यह है कि आप नियमित रूप से अपनी संपत्ति का दौरा करते रहें। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो भी साल में 1 या 2 बार अपनी जमीन पर जरूर जाएं। आपकी मौजूदगी ही असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए काफी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जमीन की देखरेख करें। अगर वह खाली प्लॉट है तो उसकी 4 दीवारी यानी बाउंड्री वॉल करवा दें। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दें जिस पर आपका नाम और संपर्क नंबर लिखा हो और यह भी लिखा हो कि यह संपत्ति बिकाऊ नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि संपत्ति लावारिस नहीं है और उसका एक मालिक है जो उसकी परवाह करता है। एक खाली और लावारिस पड़ी जमीन ही अवैध कब्जा करने वालों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। थोड़ा सा खर्च करके आप अपनी करोड़ों की संपत्ति को भविष्य के बड़े खतरे से बचा सकते हैं। तीसरी और शायद सबसे जरूरी सलाह, अपने बच्चों और परिवार को अपनी संपत्ति के बारे में शिक्षित करें। उन्हें बताएं कि आपकी कौन कौन सी जमीन कहां कहां है। उन्हें सभी जरूरी दस्तावेजों की जगह के बारे में बताएं और हो सके तो हर दस्तावेज की एक कॉपी उन्हें भी दें। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके नाम पर कोई जमीन भी थी, या अगर पता होता भी है तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि उसके कागजात कहाँ रखे हैं। यह अज्ञानता उन्हें उनके हक से वंचित कर सकती है। अपने बच्चों को अपनी विरासत सौंपना सिर्फ संपत्ति देना नहीं, बल्कि उसकी जानकारी और दस्तावेज देना भी है। अंत में मैं एडवोकेट संगीता सिंह लीगल सॉल्यूशंस की ओर से यही कहना चाहूंगी कि अपनी जमीन को लेकर हमेशा सजग रहें। अपने दस्तावेजों को अपडेटेड और सुरक्षित रखें। नियमित रूप से लगान जमा करें। किसी भी विवाद की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि शांति और कानूनी तरीके से उसका सामना करें। याद रखिए, आपकी जानकारी और आपके सही दस्तावेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं।
अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मेहनत और आपके पूर्वजों की विरासत हमेशा सुरक्षित रहेगी और कोई भी उस पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।